Hello, my dear students. My name is Amit Tripathi, and welcome to Gurudev classes. Today we will continue our topic electricity. And as you know that yesterday we studied about the basic concept of electric charge and how it is produced or transferred. Transferred would be the better term, because we know that charge cannot be produced or destroyed, but it can be transferred. So we got some knowledge about the transformation of this charge from one body to another by various methods, and what is the basic principle uh, of electric charge. And today we are going to study more about electric charge. uh, so the first topic that we are going to cover today is electric current. So first of all, let us take the term current. करंट शब्द आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं हमें करंट लग गया, या इस चीज़ में करंट है, या इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है. इस तरह की बहुत ही डेली लैंग्वेज में हम लोग अपनी भाषा को यूज़ करते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी. बट व्हाट डज इट मीन? एनीथिंग विच फ्लोज और विच कैन फ्लो इज करंट. जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि ओशंस में जब वेव्स फ्लो होती हैं तो हम उसको बोलते हैं ओशन करेंट्स, या जब एक बहती हुई नदी में जो पानी बह रहा है उसको हम बोलते हैं वाटर करेंट्स. तो कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है, दैट इज़ नोन एज करंट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in a conductor, then that current becomes electric current, right? So current is a very simpler term, and electric current is a bit different. It is related to electricity. So electric current is the flow of electrons in a conductor such as metal wires. Electric current is expressed by the amount of चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, किसी भी वायर में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक सेकंड के अंदर, यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. सो इन सिंपलर टर्म्स वी कैन से दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is known as electric current. In circuits, in electrical circuits that we use in our homes, we use metallic wires, and inside them the electrons constitute the flow of charges. यानी charges का जो flow होता है वो actual में किस चीज़ का flow है? Electrons का flow है. So electrons are the basic things which are responsible for the flow of charge, and due to that flow of charge electric current is induced. But if we go into the history of electric current, so we'll come to know that at that time when the concept of electricity was introduced in our society, the term electrons were not known at that time. उस समय इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बच्चों किसी को भी कोई चीज़ नहीं पता थी. तो लोगों को ये लगता था कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण ही होता है. पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के फ्लो के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है. एंड डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी, या आप इसको कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज will be taken as, so the direction of the flow of positive charge was taken as the direction of electric current. कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है. सो व्हेन वी टॉक कन्वेंशनली, कन्वेंशनली का मतलब होता है ट्रेडिशनली, पुराने मेथड से जैसे चला आ रहा है उन्हीं तरीक़ों से अगर बात की जाए, तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है. यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में
जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है. बट here we have to remember that current is not a vector quantity. करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, क्योंकि वो किसी भी दिशा में चल सकता है. उसका मैग्नीट्यूड इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी डायरेक्शन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती. डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड ही रहती है. जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट का, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू. द वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in any wire or conductor can be defined as the amount of charge flowing per unit time. यानी कि 1 सेकेंड के अंदर किसी भी वायर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, that amount of charge will be known as electric current. The SI unit of electric current is ampere, which is represented by capital A, and it was named after a French scientist who discovered this concept, and his name was Andre Marie Ampere. So if I ask you about defining 1 ampere, then how will you define 1 ampere current? So you'll say that if 1 coulomb charge flows from any cross section of a conductor in 1 second, यानी अगर 1 सेकेंड में किसी भी वायर में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, देन दैट इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी नोन एज 1 एम्पियर करंट. अगर हम छोटे सर्किट्स की बात करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, या जो बहुत ही स्मॉलर सर्किट्स हैं, तो उनके लिए हम बहुत ही स्मॉलर यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मिली एम्पियर, जिसका मतलब होता है कि आप 1 एम्पियर को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर और भी छोटा अगर आपको यूनिट यूज़ करना है, देन वी विल यूज़ 1 माइक्रो एम्पियर. यानी कि आप 1 एम्पियर को 1 मिलियन यानी कि 10 लाख यानी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें. अगर आप माइनस में लिखते हैं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर आप प्लस में लिखते हैं पावर को तो आपको डिवाइड करना है. इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि एक क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, सो द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू measure electric current in a circuit is known as ammeter. Ammeter is named after ampere. So if you want to calculate the magnitude of electric current inside any wire, then you will use ammeter. It is always connected in series in a circuit. किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शन, कि उसी लाइन में उसको कनेक्ट कर दिया जाता है जिस लाइन के थ्रू करंट पास हो रहा है. सीरीज पैरेलल का जो भी कॉन्सेप्ट है हम अभी आगे जाके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट. याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव चीज़ हमेशा किस तरफ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी. इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, और इसी के रिएक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है. ओके, सो लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में किया कि हमने सबसे पहले करंट को समझा, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को समझा, तो यहाँ पर भी हम पहले पोटेंशियल को समझते हैं और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने. कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो पहला एग्जांपल है उसमें मैंने एक फ्री फॉल शो किया हुआ है. यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक किसी हाइट पे रखा हुआ होता है तो उस हाइट पर उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, क्योंकि उस समय उस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एट दैट पॉइंट ए द बॉडी हैज़ हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एंड व्हेन it will move in the downward direction, or we can say that when
we make it fall free, it will move in the downward direction, because on the ground the gravitational potential is very low. So the object will have higher gravitational potential at that height, or we can say that at point A. But when it comes to point B, during that transition the gravitational potential will lower down. So every kind of energy, or every type of energy, or every type of uh, uh, quantity always moves from higher concentration to lower concentration. Similarly, अगर आप दो टैंक्स लेते हैं, एक टैंक ए है और एक टैंक बी है, और इन दोनों ही टैंक्स में पानी भरते हैं, तो अगर आप पहले टैंक को फुल कर देते हैं, यानी कि उसमें वाटर का जो लेवल होता है वो पूरा का पूरा फुल है, बट इन द सेकेंड टैंक you do not make the entire tank full, और इस पूरे सेटअप को या इन दोनों टैंक्स को आप बीच में एक टैप से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप टैप को ओपन करेंगे तो जो टंकी ज़्यादा पानी वाली है, यानी ए टंकी, जो टैंक ए है, उसमें से जो पानी है वो टैंक बी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जिसका मतलब फिर से वही हुआ कि क्वांटिटी ऑलवेज moves from higher concentration to lower concentration. Exactly. एक और तीसरा एग्जाम्पल देख के हम इसको फिर इस प्रूफ को और ज़्यादा पुख्ता कर देते हैं। अगर आप किसी गर्म चीज़ को किसी ठंडे इलाके में रखिए, या ठंडी चीज़ के पास में रखिए, यानी कि हॉट बॉडी को एक कोल्ड बॉडी के कॉन्टैक्ट में रखिए, तो यू विल नोटिस दैट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम the heat from higher concentration or ball A will move from A to B, which means that the temperature of A will lower down and the temperature of ball B will become a bit high, and this movement will continue until the temperature of both A and B becomes equal. So to flow any quantity we need to have some difference between the different quantities of the bodies. For example, in the first figure हमने एक बॉल ली थी जो एक सर्टेन हाइट पे रखी हुई थी, और जिसके अंदर हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था। जब वो नीचे आई तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लो हो गया। इसी तरीके से जब हमने दो टैंक्स लिए तो दोनों, एक में पानी ज़्यादा था और एक में कम था, यानी डिफरेंस यहाँ पर भी था। ऐसे ही जब हमने दो बॉडीज़ ली, एक हॉट और एक कोल्ड, तो भी दोनों के टेम्परेचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो जब भी किसी क्वांटिटी को अगर आपको ट्रांसफ़र करना है और मूव करवाना है, तो दो जो पहली कंडीशन है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है द डिफरेंस इन द क्वांटिटीज़ इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा ये मूवमेंट होगा। तो अगर हम इसको आगे पढ़ते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम दो चार्ज्ड कंडक्टर्स को देखिए, जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक फिगर ए है, ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये फिगर बी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ए के पास केवल नेगेटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम है और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। ऐसे ही बी में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है या नेग्लिजिबल है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू करेगा, बट उससे पहले नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू करेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। अगर इन दोनों में ही, यानी ए और बी दोनों में ही पोटेंशियल्स इक्वल होते, यानी कि
ए के पास भी प्लस और माइनस जितने होते उतने ही प्लस और माइनस बी के पास भी होते, तो ऐसा कोई भी फ्लो आपको देखने को नहीं मिलता। ओके, सो हमने बात करी कि एक डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा, राइट। सो इफ technically speaking, if we want to define electric potential, then how will we define electric potential? So we know that potential is related to power. जितनी ज़्यादा आपके अंदर पोटेंशियल होगी किसी काम को करने की, या जितनी ज़्यादा पावर होगी आपके अंदर काम को करने की, आप उतना ही ज़्यादा काम कर पाएंगे या उतना ही ज़्यादा मूव कर पाएंगे। सो technically defining the potential or electric potential, we can say that the work done per unit charge in bringing a test charge from infinity inside to an electric field. थोड़ा गड़बड़ हो गया। We can define electric potential as the work done per unit charge in bringing a test charge from infinity into an electric field. देखिए, कोई भी चार्ज है या तो वो प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस हो तब भी उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस हो तब भी उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपलर भाषा में अगर समझें तो फील्ड शब्द से मतलब क्या है? एक स्पेस, एक एरिया। तो एक ऐसा सर्टेन एरिया, एक ऐसी सर्टेन स्पेस जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज अगर आए तो उसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगा। दैट फोर्स माइट बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। यानी कि अगर वो चार्ज प्लस होगा तो नेगेटिव वाला जब उसके पास आएगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, और अगर पॉजिटिव वाला उसके पास आएगा तो वो रिपेल करेगा। सो इन्फिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क हमें करना पड़ता है, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ द टर्म कम्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था पोटेंशियल के बारे में, अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। देखिए, मूवमेंट के लिए यानी कोई भी क्वांटिटी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड पॉइंट है वो है आपका डिफरेंस। तो याद रखिएगा कि दो क्वांटिटीज़ या दो कंडक्टर्स के पोटेंशियल्स में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, यानी कि फ्लो होगा। और जितनी ज़्यादा देर तक होगा ये डिफरेंस, या जितनी ज़्यादा देर तक रहेगा ये डिफरेंस, उतनी ही ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहेगा। सो टू गेट अ continuous flow of current between the two conductors, a constant difference in potential is maintained between the two conductors। कि दो कंडक्टर्स के बीच में बहुत ज़रूरी हो जाता है एक कांस्टेंट डिफरेंस का मेंटेन रहना, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स में के बीच में अगर हम देखें तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं जिस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आया था उसको ए पॉइंट से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, द डिफरेंस ऑफ दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि एक यूनिट चार्ज से आप कितना वर्क डन करवा पा रहे
हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपलर भाषा में हम वोल्टेज भी कहते हैं। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, और इसको एक इटालियन फिजिसिस्ट थे और अलेक्जेंड्रो वोल्टा, इनके सम्मान में जो पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐसा यूनिट दी गई वोल्ट। सो इफ आई आस्क यू टू डिफाइन 1 volt, then you will say that the potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge। देखिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज से आप जितना वर्क डन करवा पाएं, 1 कूलम चार्ज से अगर आप 1 जूल वर्क करवा पा रहे हैं, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज 1 वोल्ट। यानी 1 कूलम चार्ज से 1 जूल वर्क करवाना इज नोन एज 1 वोल्ट। याद रखिएगा, potential difference is a scalar quantity, not a vector one. So if we have to define potential difference in a very simple term or in a very scientific term, then we can say that it is the amount of work done in bringing a test charge from one point to another in an electric field। कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़े। और याद रखिएगा, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ना, वोल्टेज आपको उतने ही ज़्यादा मिलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा मिलेगा। और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सर्किट डायग्राम। तो जब भी आप इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स शो होंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट्स जब शो होंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स बने होते हैं कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को मिलाकर। एंड व्हाट आर दैट कंपोनेंट्स? द नंबर 1 इज एन इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक सेल को अगर आप देखते हैं, so this is the diagram for an electric cell. It has 2 poles, one is longer and one is shorter. The longer one is positive terminal and the shorter one is negative terminal. So this device or component is known as an electric cell, and if we combine 2 or more cells, then that setup will be known as a battery, right? The third one is a plug or switch which is in open condition. Open means off, जो हम कॉमन भाषा में स्विच ऑफ बोलते हैं उसको हम इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में ओपन स्विच बोलते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि ओपन का मतलब होता है स्विच ऑन होना, नहीं, स्विच ऑफ है तो फिर वो ओपन सर्किट है। ओपन का मतलब होता है कि दोनों टर्मिनल्स एक दूसरे से ओपन हो गए हैं, यानी उनके बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। जब कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है तो फिर फ्लो ऑफ चार्ज हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए इसको ओपन स्विच बोलते हैं या स्विच ऑफ बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम क्लोज्ड स्विच की बात करें तो दिस इज़ द क्लोज्ड स्विच। यहाँ पर बस बीच में एक डॉट आ गया है, ये शो करता है क्या कि कोई भी प्लग जो है वो इस समय ऑन कंडीशन में है, स्विच ऑन हो रखा है, यानी कि दोनों टर्मिनल्स एक दूसरे के क्लोज हैं। जब क्लोज है तो फिर चार्ज का ट्रांसमिशन आसानी से हो सकता है। मैंने आपको चार्ज बाय कॉन्टैक्ट पढ़ाया था। द नेक्स्ट वन इज़ अ वायर जॉइंट। अगर आप वायर जॉइंट देखेंगे, दिस इज़ द वायर जॉइंट, and in this case the black point is the junction where all these 3 wires are just connected, so the current can move in each direction. The next one is crossing wires. Crossing wires means that there is no joint between the 2 wires and the current in these 2 wires are independent to each other. The next one is an electric bulb. This is the diagram to show an electric bulb, and it is a very common device which you will see in the circuits given in your books. The next one is very important. This is
द डायग्राम ऑफ अ रजिस्टर, और वी कैन से दैट अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक ऐसा रजिस्टर एक कंपोनेंट का नाम होता है, रेजिस्टेंस एक क्वांटिटी का नाम होता है। रजिस्टर जो होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। जैसे ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह है, जैसे कि एक रोड पे स्पीड ब्रेकर होता है जो कि आपकी स्पीड को कंट्रोल करता है। सिमिलरली किसी भी वायर के को अगर हम एक रोड मान लें तो उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम ट्रैफिक मान सकते हैं, या उस ट्रैफिक की स्पीड को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डन बाय अ रजिस्टर एक स्पीड ब्रेकर की तरह ही होता है जो कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक करंट को। द नेक्स्ट वन इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस डायग्राम। द वेरिएबल रेजिस्टेंस और रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज रियोस्टेट। रियोस्टेट के अंदर मतलब होता है आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप उतना ही रेजिस्टेंस उस पूरे सर्किट को दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिक आयंस देखी होंगी, प्रेस जो हम करते हैं घरों में, उसमें ऑटोमेटिक आता है, यानी कि हम रेजिस्टेंसेस को अपने प्रॉपर तरीके से चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे एक डिवाइस होती है जिसको हम घुमा सकते हैं और अपने कपड़े के अकॉर्डिंग उसको हीट अप कर सकते हैं। सो दैट डिवाइस इज़ अ रियोस्टेट इन विच यू आर चेंजिंग द रेजिस्टेंस एज पर योर रिक्वायरमेंट। द नेक्स्ट वन इज अ मीटर. A meter is shown by capital A and it is connected in series. And the next one is voltmeter. It is used to measure the potential difference, that is voltage, and it is always connected in parallel, right? So the next topic is Ohm's law. Now what do you know about Ohm's law? Have you read that? तो अगर आपने ओम्स लॉ नहीं पढ़ा है तो मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए इसकी डेफिनेशन कर देता हूँ। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्हें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों के ही कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। तो जब ओम इसकी स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा मूवमेंट होगा करंट इलेक्ट्रॉन्स का, और जितना ज़्यादा फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, विच मीन्स दैट वोल्टेज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बट what is the basic condition for this relation? The basic condition is that the temperature should be constant, यानी एक ही टेम्परेचर पर अगर आप वोल्टेज मेजर करते हो तो उतना ही वोल्टेज, यानी वही वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। सो अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज को कम कर देंगे तो करंट भी कम हो जाएगा, यानी पोटेंशियल जितना ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा है ये देखो बेसिक सा लॉजिक है कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, मैंने आपको वो टंकी वाला एग्जांपल दिया था, पानी की टंकी के लेवल में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी विल बी हायर, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से पानी ए से बी में जाएगा। तो उसी तरीके से जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा पोटेंशियल का तो उतना ही ज़्यादा तेज़ी से चार्ज फ्लो करेगा, और जितना ज़्यादा तेज़ी से चार्ज फ्लो करेगा उसी रेट को, यानी उसी चीज़ को हम बोल देंगे करंट, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा करंट। सो वोल्टेज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट और the term resistance. So when we talk about the limitation of this law, so the only limitation is that it is obeyed only when the temperature remains constant. temperature हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, constant होना चाहिए। Now we come to the most important topic of this chapter which is resistance. देखिए बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि मेरा खुद का भी मानना है क्या कि किसी भी चीज़ को हम बना तो सकते हैं
लेकिन यानी कि उसको चला सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। जैसे लोगों ने कार का इन्वेंशन किया, लेकिन उसके साथ साथ उसमें ब्रेक्स का भी इन्वेंशन किया। यानी कार को चला, जो चीज़ हमें तेज़ी से पहुंचा दे उसको तो बनाया ही लोगों ने, उसको रोकने के लिए यानी उसकी स्पीड को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ब्रेक्स की रिक्वायरमेंट भी थी, उसको भी बनाया इंसान ने। तो इसीलिए याद रखिएगा, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं हमेशा। अगर कोई भी चीज़ प्लस होती है तो माइनस भी होती है, हमेशा पोलैरिटी होती है। क्यों? क्योंकि बैलेंस आपको बनाना पड़ता है। एटम के अंदर भी अगर आपने देखा हो तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों मिलाकर ही एटम को स्टेबल करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्या कि हम करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को तो देखें ही देखें, बट टू कंट्रोल दैट इलेक्ट्रिक करंट वी आल्सो रिक्वायर सम quantity, and that quantity was given by Ohm, which is known as resistance. resist का मतलब होता है to control और to obstruct, to stop, और एक बोलते हैं speed breaker, to just minimize the speed or to control the speed of electric current. So the obstruction offered to the flow of current by a wire is called its resistance. कि एक वायर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करता है, that obstruction is known as electric current, or is known as resistance. So it is also defined as the ratio of potential difference applied between two ends and the करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किसी भी वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है और उसके अंदर कितना करंट इंड्यूस या फ्लो हो रहा है। सो रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और वो ओम के सम्मान में ही इस यूनिट को दिया गया। एंड दिस इज द सिंबल, दिस इज द सिंबल फॉर ohm. So if I ask you about 1 ohm, you will say that if 1 volt battery produces a current of 1 ampere, then the resistance of that conductor is 1 ohm. तो रेजिस्टेंस आप लोगों ने समझा होगा कि जो चीज़ करंट के फ्लो को रोक पाए, बट एक बेसिक क्वेश्चन जो सभी के मन में आता है कि रोड्स पे तो स्पीड ब्रेकर्स इंसान बना देता है, बट एक ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके कारण एक मेटेलिक वायर जो होता है वो करंट को स्टॉप करता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करें। तो हमने रेजिस्टेंस का कारण जानने के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है। क्या? देखिए, मेरे पास 2 वायर हैं पहली कंडीशन में, और सेम मटेरियल के बने हुए हैं, हर एक चीज़ सेम है। मैंने एक वायर लिया और उस वायर को मैंने अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस यानी कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं अपनी जगह पे, और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स भी रखे हुए हैं जो कि रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहते हैं। बट जैसे ही अगर आप इसको एक सेल से कनेक्ट करेंगे, यानी कि एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट करके इसके अंदर करंट को फ्लो कराएंगे, तो यू विल नोटिस दैट कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्ट हो जाएंगे। इन सभी की डायरेक्शन जो है वो इस समय पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो गई है। सो आपको पता है कि एक मेटल जो होता है उसके अंदर बहुत ही बेसिक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पॉजिटिव आयंस का, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये रैंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, है ना। कभी कभी फिक्स्ड पॉजिटिव आयन से भी टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। और जब इसी मेटेलिक वायर को मैंने एक सेल से कनेक्ट किया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था
जब उसने एक वोल्टेज क्रिएट किया, उस वोल्टेज के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जब वो इस एनर्जी को गेन करेंगे और पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू करेंगे तो उनकी स्पीड इंक्रीज होगी, और जब उनकी स्पीड इंक्रीज होगी तो वो क्या करेंगे, वो रास्ते में आने वाले पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करेंगे। जब वो कोलाइड करेंगे, जैसे कि आप किसी चीज़ से टकरा जाएं, तो आपकी स्पीड क्या होती है, लो हो जाती है, ठीक है ना। आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देंगे, लूज कर जाएंगे। लेकिन जब कोलिजन हो जाता है तो वो फिर से उस अपनी खोई हुई स्पीड को पकड़ने के लिए एक्सेलरेट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक करंट तो कंटिन्यूसली दे ही रहे हैं, पोटेंशियल तो आप दे ही रहे हैं। सो जो स्पीड होती है वो इंक्रीज होती है और फिर रास्ते में ऐसे कोलिजन्स होते रहते हैं। तो एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन बल्क with a continuously increasing speed, but there is always a drift of electrons towards the positive terminal। जैसे ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक झटका सा लगना, कि इलेक्ट्रॉन्स फिर से अपनी एनर्जी गेन करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर वो आगे जाके किसी ना किसी प्रोटॉन से टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, और फिर उनके अंदर एनर्जी आएगी और वो अपनी एनर्जी को गेन करके फिर से स्पीड को इंक्रीज करेंगे, यानी ड्रिफ्ट गेन करेंगे। सो दिस इज हाउ द मेटल वायर ऑफर्स सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव की तरफ जा ही रहे हैं, लेकिन ये जो बीच बीच में पॉजिटिव चार्जेस उनको बीच में मिलते हैं वो उनके लिए रुकावट पैदा करते हैं, एंड दैट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस is known as resistance। so इस तरीके से कोई भी रेजिस्टेंस मेटल वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करता है, और ये ज़रूरी भी है। ज़ीरो रेजिस्टेंस वाली चीज़ अच्छी नहीं होती है। ओके, सो इफ़ आई आस्क यू टू डिफाइन 1 ओम, देन यू विल से दैट, कि मैंने आपको बताया ही था कि अगर 1 वोल्ट की बैटरी से आप 1 एम्पियर करंट फ्लो करवा पा रहे हैं, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा करंट उतना ही कम होता जाएगा। यानी अगर आप रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट हाफ हो जाएगा। बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा देखा गया है, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट को या स्पीड को हमें करना पड़ता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना पड़ता है। और एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ऐसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए आपको जिस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ नोन एज रियोस्टैट। रियोस्टैट जो होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस या और रजिस्टर भी कहलाता है, वेरिएबल रेजिस्टर, जिससे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर की लेंथ पर, यानी कि वायर कितना लंबा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, यानी वायर कितना मोटा है, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि जो वायर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो मेटल है, और अगर मेटल भी है तो वो कौन सा मेटल है। जैसे हम जानते हैं सिल्वर एक बहुत ही बेस्ट कंडक्टर होता है, ऐसे ही कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। एंड द फोर्थ वन इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है, वो यानी वो कंडक्टर किस टेम्परेचर पे काम कर रहा है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर मैं बात करता हूँ इन सभी की, तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस हमेशा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी वायर जितना ज़्यादा मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। जैसे कि एक रोड जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी ट्रैफिक उतना ही कम होगा, ऑब्स्ट्रक्शन उतनी ही कम होगी। तो मोटा वायर जो होता है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है। इसीलिए मैंने बोला रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ की बात करें तो
रेजिस्टेंस लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. If we combine both the above equations, we will come to know that R is directly proportional to length upon area. Okay, so to remove this proportionality symbol, we will use a constant or proportionality constant which is known as rho. Here you can see that rho. So resistance depends on different factors, and from those different factors we can just derive a new relation or a new quantity which is known as resistivity. The term rho is a constant of proportionality and is known as specific resistance of the material और resistivity. याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी जो होती है वो जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा. रेजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रखेंगे रेजिस्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, या फिर जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी वो उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा. रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, यानी कि हर एक मटेरियल के लिए ये फिक्स्ड होती है. जैसे कि अगर आप कॉपर की बात करते हैं या एल्यूमिनियम की बात करते हैं या किसी वुड की बात करते हैं, तो हर एक कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है. बात करते हैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की, तो याद रखिएगा टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा एनर्जी आएगी और वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, तो आपका जो स्पीड है वो तेज़ होता है, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो स्लो हो जाएगा. जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, और जितना ज़्यादा देखिए रेजिस्टेंस को टेम्परेचर से कंपेयर करने पर हम पाते हैं कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा एनर्जी आती है और वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं किस तरफ, पॉजिटिव आयंस की तरफ. एज अ रिज़ल्ट, यानी बीच में जब वो मूव कर रहे होते हैं तो ये जो कोलिजन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जब ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी कोलिजन्स जितने ज़्यादा हैं रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा है. सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है क्या, कि जो एक ग्लोइंग बल्ब होता है, जलता हुआ जो बल्ब होता है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है जब वो नहीं जल रहा होता है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर मैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में ही एक कंपेयर और कंपैरिजन यहाँ पर देखता हूँ या करता हूँ, तो देखिए रेजिस्टेंस एक ऑब्स्ट्रक्शन को कहते हैं जो कि किसी भी कंडक्टर के द्वारा ऑफर किया जाता है जब भी उसके अंदर करंट फ्लो हो. सो इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट. But when we talk about resistivity, it is the property of the conductor due to which it offers resistance to the flow of current through it. कि एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर की जिसके कारण वो रेजिस्टेंस ऑफर कर पा रहा है. सेकेंड डिफरेंस इज it is measured by the potential difference across the conductor to flow 1 ampere current. कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया जाए उस तरीके से मेजर किया जाता है. जैसा कि हमने पढ़ा था कि R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बट when we talk about resistivity, it is measured by the resistance offered by 1 meter length of wire that material of area of cross section 1 meter
दैट कि 1 मीटर लंबा वायर जिसका कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसी की हेल्प से आप रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करोगे. द थर्ड डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इज दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द type of material, the temperature, the length of the wire or the area of cross section. But resistivity of the conductor depends only on the material and temperature. देखिए मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ. अगर आप 5 मीटर लंबा वायर लेते हैं और 1 मीटर लंबा वायर लेते हैं, दोनों के रेजिस्टेंसेस में अंतर होगा बट दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी. यानी कि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है. वो डिपेंड करती है केवल मटेरियल पे. आप एक वायर को हाफ कर दीजिए, डबल कर दीजिए, कैसा भी कर दीजिए, रेजिस्टिविटी विल ऑलवेज रिमेन सेम बट द रेजिस्टेंस विल चेंज. इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम while the SI unit of resistivity is ohm meter, right? So here is a table which gives the resistivity of some substances at 20 degrees Celsius. You don't need to learn that, but just have a look at this. If you look at the resistivity of metals, that is silver is on the top. Its resistivity is 1.63 into 10 to the power minus 8 ohm meter. The second one is copper, 1.73 into 10 to the power minus 8 ohm meter. For aluminium it is 2.63 into 10 to the power minus 8 ohm meter. For iron it is 9.8 into 10 to the power minus 8 ohm meter. And for steel it is 20 into 10 to the power minus 8 ohm meter. So the resistivity is increasing. इसका मतलब ये है कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, फिर कॉपर की है उससे ज़्यादा, एल्यूमिनियम की उससे ज़्यादा, आयरन की, स्टील की, फिर रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है. जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी हो जाएगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा. सो वी कैन से दैट द सिल्वर हैज़ द lowest resistivity. That is why silver is known as best conductor. ऐसे ही सेमी कंडक्टर्स की यहाँ पे दी हुई है, जैसे ग्रेफाइट, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन. उसके बाद अलॉयज़ की दी हुई है रेजिस्टिविटी. इंसुलेटर्स की देखिए बहुत ही ज़्यादा है. वुड की 10 टू द पावर 8 से लेकर 10 टू द पावर 11 ओम मीटर, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी यानी बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है. इसी के कारण इसमें करंट फ्लो नहीं होता है. बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी. तो मैंने बताया ही आपको, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पर. जितना अच्छा कंडक्टर होगा रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी. और टेम्परेचर की बात करें कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, तो रेजिस्टिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के. कंडक्टिविटी, देखिए ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ है. कोई चीज़ कितनी अच्छी कंडक्टर है ये चीज़ पता चलती है किससे, कंडक्टिविटी से. तो यानी कि रेजिस्टिविटी का बिल्कुल उल्टा. रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा रेजिस्टेंस होगा, यानी कि करंट कम फ्लो होगा. लेकिन कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, यानी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा. तो इसका मतलब ये है कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की बिल्कुल ऑपोजिट होती है. सो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर, कि अगर मैं वायर ले रहा हूँ तो मुझे वायर किस तरीके का यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्या कि आपको सबसे पहले पर्पस जानना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वायर चाहते हैं. तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और पावर ट्रांसमिशंस के लिए वायर चाहिए तो आप कॉपर और एल्यूमिनियम का वायर यूज़ करिए. सिल्वर बहुत ही महंगा होता है और उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम का वायर बेस्ट होता है
फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एंड फॉर पावर ट्रांसमिशंस। हाँ, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है जैसा कि आपने ऊपर वाले टेबल में देखा था, और इसी के कारण हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द सेकेंड वायर is used in making resistors. So for making standard resistors, we use nichrome, मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटाइन, जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इन पर असर नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक फ्यूज़ वायर बनाने के लिए मटेरियल चाहते हैं तो आपको लेड और टिन से बना हुआ एक अलॉय यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है बट मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। सो रेजिस्टिविटी इज़ हाई बट मेल्टिंग पॉइंट इज़ लो। यही बहुत कंडीशन होती है एक अच्छे फ्यूज़ वायर की, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो और मेल्टिंग पॉइंट लो हो। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंसेज एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कैसे वेरिएशंस आती हैं। तो याद रखिएगा, मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन अलॉयज़ की बात करें तो जैसे कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नेनिन, तो रेजिस्टेंस सेम रहता है चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाइए या ना बढ़ाइए। सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स को पहले से ही थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है टू गेट एक्साइटेड एंड मूव टू द नेक्स्ट लेवल, एनर्जी लेवल। सो सेमीकंडक्टर्स को पहले से ही कुछ हीट की ज़रूरत होती है, पहले से ही कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए आप जब इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तब जाके रेजिस्टेंस इनका कम होगा और इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू होगा। सो गाइज, आई थिंक दैट दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, and we'll continue with the rest of the topics in the next video. So from my side, have a good day, stay home, stay safe. Thank you so much. Jai Hind.